4 नाम बताती हूं, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स। वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी। ऐसा है नहीं, सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में आप बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। आपने नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask the next rapid fire question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। Why are you being a bad loser? एक मिनट। एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। नहीं, T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर भरोसा नहीं है तो उस पर आंदोलन करना चाहिए, ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगी, 2024 में जो चुनावों का नतीजा होगा वो इंडिया अलायंस के फेवर में होगा, यानी कि वो साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके। इस पर कुछ इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट। उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट दोज हु आर अपोज टू बीजेपी, आई विल से यू मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे विद दिस आइडिया कि अब मोदी जीत गए तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। आई थिंक whoever are the key stakeholder, they should fight 2024 with all the might they have, but they must equally be determined to fight beyond 2024, both in parliament and on the streets. बीजेपी ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद there is no tomorrow. ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी, ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है। तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें
आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं, बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि अरे रोज कह रहे हैं, अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप क्या लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा? मतलब ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं गुड और बैड। सुनिए ऐसा गुड और बैड, फिर आप आगे वापस गुड और बैड बोल तो दीजिए, सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कॉन्सेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है, वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार प्रशांत जी, मैं SRCC का स्टूडेंट हूँ, हनी देवल मेरा नाम है। नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेशनल न्यूज़ पे पहुँच जाए। एंड मेरे 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सराहना करना चाहता हूँ, जो आपका जन स्वराज जो मूवमेंट है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको 16-17 महीना हो गया उसको करते हुए, तो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे। जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो युवा हैं उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में? यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर जाते हैं, एंड ये भी नैरेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है देश में, इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? पहला प्रश्न ये है। एंड दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रिलेटेड ही है। पिछले 3-4 महीने में ये मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ ऑन ए पर्सनल लेवल कि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को। तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलीवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे? थैंक यू। वेल देखिए, सवाल तो सवाल है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम मीडिया वाले टफ सवाल पूछते हैं। नहीं, सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई, सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में, 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो रेलेवेंट था, मैंने अपने आप को इरेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 1 साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया, अब पदयात्रा तो आपको 2 साल और करना है, कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग, जैसे नाविका जी भी वहाँ कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं, तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं आया हूं यहाँ जनसुराज की बात करने, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा, किसको वोट मिलेगा। तो आप तो उसी नजरिए से देख रहे हैं, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूं। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं, मोदी जी में भी नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो
मेरी पृष्ठभूमि है। मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल आप है, सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो 10 साल काम किया, करके देखा, सीखा। सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पे आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है। बहुत सही कहा। और जनता के कुछ और सवाल हैं। ट्विटर पे आपके लिए बहुत सवाल आए हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारे ईमेल्स पर आ रहे हैं। नजर एस धालीवाल पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इफ बीजेपी विंस 2024 इलेक्शंस? आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि सीबीआई, ईडी, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन रहेंगे इंडिपेंडेंट या नहीं? निश्चित तौर पर जब भाजपा अगर जीत कर आती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कंटिन्यू टू वीकेन फर्दर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए है, लेकिन देश ने पहले भी देखा है। कांग्रेस के राज में जब इंदिरा जी की ही अकेले तोती बोलती थी, तो आपने देखा है इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स या मीडिया की हालत क्या थी। और आज भी जब मोदी जी के ही नाम पर सब कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी या मीडिया में उन लोगों का दबदबा है। जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा अनड्यू एडवांटेज इस चीज का होता ही है। लेकिन मैं दोनों बात कहना चाह रहा हूं कि जो बात राहुल गांधी या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुझे आप इलेक्शन कमीशन, मीडिया, जुडिशरी दे दो, मैं एक चुनाव जीत जाऊंगा, इनको इंडिपेंडेंट कर दो तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, ये बहुत मुझे लग रहा है कि सुपरफिशियल बात है। कोई उलट के पूछ सकता है भाई 2014 में आप ही सरकार में थे, तब तो मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सब पर आपका प्रभाव था, तब आप चुनाव कैसे हार के 50 के नीचे आ गए? जनता बहुत होशियार है, वो अगर दिल्ली में मोदी जी को वोट देती है, राज्य में उनके विरोधी को जिताती है ताकि बैलेंस बना रहे। आप गांव देहात में जाकर पूछ लीजिए लोगों से, पूछिए भाई मोदी जी को दिया था लोकसभा में वोट, विधानसभा में उनके कहने पे क्यों नहीं दिया? तो लोग मजाक में कहते हैं भैया एक ही आदमी को सब पावर थोड़ी ना दे देंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अतुल कुमार सिंह का नोएडा से। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव बन के? नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। राहुल गांधी पर भी ये लागू होता है कि भाई आप 15 साल विरोध में रह लिए, आप नहीं, आपको सफलता मिली, किसी दूसरे को मौका दीजिए ताकि वो विरोधी पार्टियों का या विरोधी आइडियोलॉजी का या काउंटर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये 10 साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में, पक्ष और विपक्ष दोनों पर। आपने सवाल राहुल जी के लिए पूछा है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों में जो चेहरे हैं उनको 10 साल 15 साल का मौका मिलना चाहिए। अगर 10 साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, 15 साल नहीं कर पाए, तो अब किसी दूसरे को करने दो, या जो किया वो करने दीजिए, अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। इसी तरह विपक्ष में भी ये होना चाहिए कि आपको एक टर्म विपक्ष में रहने का मौका मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सीटें किसको कितनी आएंगी, और ये खेल तो नहीं कहूंगी पर ये कैसे होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये आपने बहुत करीब से देखा है। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे, अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है, और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है।
400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। तो आपका जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है। नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके काम करने का तरीका है, वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट जजमेंट है। चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा। लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर, उसका इफेक्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रासरूट पर कैडर बनाने में मदद करी। पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं, और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से। राहुल गांधी कुछ मुद्दे तो उठा रहे हैं। उनका कहना है, एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं, IUN OBC, आपका मालिक कौन सी जाति से है, आप दलित के बारे में क्या सोचते हैं, और ना कोई मालिक दलित है, OBC है। फिर वो अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि वहाँ अडानी अंबानी जा रहे हैं, वहाँ ऐश्वर्या राय डांस कर रही हैं, वहाँ कोई दलित OBC नहीं जा रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस देश में
जय श्री राम करते रहेंगे। आप लोग वोट कैसे देना है, मुद्दे कौन से उठाने हैं, ये आप में समर्थ नहीं है। ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है राहुल गांधी का, ये पब्लिक किस कॉन्टेक्स्ट में देखे? देखिए, हर आदमी का अपना तरीका है। अब उनकी टीम ने, उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो भी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि इन बातों को वो उठाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं। किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं। जब नेशनल पार्टियां, नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर ओबीसी आपके साथ है, कहीं पर ओबीसी आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पे ये बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पे फायदा हो सकता है और कुछ जगह पे बहुत नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को इससे, कांग्रेस जैसे दल को, मेरी अपनी समझ है, बचना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो, बात हो, वो सब ठीक है। लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना, कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम, सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसका नुकसान होगा। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं, और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग, हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा, मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस, तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते? जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया। उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए। इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, तो वहां वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे।
इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं। जून में नतीजे उल्टे आ गए। अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे हैं और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते। भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। तो चलिए, हम एसआरसीसी में बैठे हैं तो पढ़ाई और एग्जाम्स की बात हुई है, तो बच्चों के बीच में से यहाँ स्टूडेंट्स हैं एसआरसीसी के, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहला सवाल वहां पीछे जी। फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और मैं आपका भी जानना चाहूंगा कि क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड है या जेन्युइनली डिमांड है उनका एक मूवमेंट। नहीं, देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो ये कहना कि पॉलिटिकली बैक्ड है उसमें कोई गलती नहीं है, नाइदर इथिकली और अदरवाइज। अब चूंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट इसके इर्द गिर्द खड़ा नहीं किया गया है तो फार्मर्स अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पिछले बार दिखा। उस समय सरकार को झुकना भी पड़ा, कानून वापस लिए इन्होंने, जो फार्मर्स के कानून, जो 3 फार्म रिलेटेड कानून बनाए गए थे। अभी फिर उसका दूसरा वर्जन हम लोग देख रहे हैं। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जमीन पर यह मुद्दा है, लेकिन सरकार के फेवर में 2 बातें। एक कि ये लोकसभा चुनाव के बहुत करीब हो रहा है तो अब शायद इतना समय नहीं है कि इनको इलेक्टोरल उसका बहुत बड़ा नुकसान देश स्तर पर हो। और दूसरा, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी लार्जली इट इज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का फिनोमेना है, पैन इंडिया फिनोमेना नहीं बना है। सरकार के लिए ये चिंता का कारण है। जितना मीडिया दिखा रही है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे, ये उनके लिए अच्छे साइन नहीं है। जो अभी हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है। तो अगर कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई डरेगा क्या? और इस देश में इतनी रेजिलियंस है, नहीं डरेगा, मैं वही बता रहा हूं। 135 crore people. Nobody can, and that's what I'm telling you. Scared of anyone? This is what we are. Certainly not the government in power, and certainly not the opposition, because जो भी होगा देश आगे बढ़ेगा. That is the firm belief that we here on Times Now नवभारत पर हम मानते हैं। और इसीलिए पब्लिक मंच पर आपके सवाल, आपके थॉट्स लेकर आते रहेंगे, क्योंकि देश तो आगे बढ़ेगा, ले जाने वाला कौन है ये चुनाव तय करेगा। पब्लिक आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रशांत किशोर जी आप हमारे साथ आए, लंबी बहस हुई, अच्छी बहस हुई, हमें हर तरह के व्यूज, हर तरह के सवालों के जवाब दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में एक और बैठक होगी यहीं पर और फिर इलेक्शन का एनालिसिस